तो आदरदाब अभिनंदन भार और प्यार भरे सत श्री अकाल। आज हमारे बीच हैं केबीसी फर्स्ट वीक के विनर मिस जागृति जी। तो जागृति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की ओर से। थैंक यू सो मच अरुण सर। मैं बहुत खुश हूँ इस चैनल पे, आपके चैनल पे नाउ एज अ विनर आके। पहले मैं शुरू से आपकी सब्सक्राइबर और फॉलोअर रही हूँ। अब जब मैंने केबीसी जीता है, अब मैं एज अ विनर इसमें अपना पहला इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो बहुत बहुत बधाई मैम, दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो मैम, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आपका इंट्रो, आप कहाँ रह रही हैं और आजकल क्या कर रहे हो? सर मैं, जैसे मैंने केबीसी शो में भी बताया था, मैं पहले तो फौजी थी। मैंने आर्मी मेडिकल कोर में जॉब करी एज अ मेडिकल ऑफिसर एंड फिर एज अ मेजर होके मैंने रिटायर हुई। फिर मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया गायनी में, और मैं अभी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ आगरा में। और मैं अपने खुद का क्लिनिक भी देख रही हूँ और बाकी हॉस्पिटल से भी फ्रीलांसिंग की तरह जुड़ी हुई। बहुत बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। देश के लिए सेवाएं निभाई और आप सेवाएं निभा रहे हो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैम, ये केबीसी की जर्नी आपकी कब से स्टार्ट हुई? कब से आप केबीसी के लिए ट्राई कर रहे थे? कितने साल हो गए थे आपको? सर मैं केबीसी और अमिताभ सर की, जब तक मैंने केबीसी चैनल शुरू हुआ, जब से मैं स्टूडेंट थी, तो हमारे घर में केबीसी सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल था। जब भी केबीसी का नया सीजन आता था, पूरी फैमिली मिलके केबीसी देखती थी। तो मैं बीइंग एज अ स्टूडेंट, एज अ रेसिडेंट, फिर एज इन आर्मी, एज अ डॉक्टर, और अब नाउ एज अ प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, तो जब भी केबीसी आता था तो ये था कि हमें देखना जरूर है। लेकिन जैसे एक आम इंसान होता है ना, तो आपको ये लगता है कि उसमें जो सम्मिलित होना एक थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा, तो उसमें भाग लेने के लिए आपको बहुत कुछ अलग अलग पोटेंशियल होनी पड़ती होगी, तभी उसमें आपको बुलाया जाएगा उसमें हिस्सा लेने के। तो आज तक कभी मैंने हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं शायद केबीसी में फॉलो करूं, केबीसी के पार्टिसिपेशन में फॉलो करूं। तो कभी भी क्वेश्चंस आते थे तो मैंने एक दो बार फिल करने की कोशिश की, पर जब जैसे कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने उसमें ज्यादा, फिर मैंने सोचा कि शायद इसमें कुछ और भी पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स होते होंगे जिनमें कुछ और गुण होते होंगे, तभी वो जाते होंगे। इस बार ऐसे ही हुआ। इस बार जब अमिताभ सर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए मार्च में ऑनलाइन, और उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल से वापस आती थी, तो मेरे सामने वो क्वेश्चंस फ्लैश हो रहे होते थे। तो मैं फिर ऐसी मन में ये उम्मीद रखते हुए कि शायद देखिए कुछ हो जाए, तो मैंने इस बार भी मजे में बस ऐसे वो क्वेश्चंस हर बार की तरह भेज दी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज देती हूँ, देखिए क्या होता है। और मुझे आशा भी नहीं थी, 1 महीने के बाद मुझे सोनी से एक मैसेज आया कि मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है केबीसी। तो मुझे फिर भी इतना भरोसा नहीं हुआ एकदम। मैं मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं था। तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद अब फर्स्ट राउंड में हो गई हूँ, सेकंड राउंड में ना हो, पता नहीं। इतनी लकी हो सकते हैं कि सेकंड राउंड सारे राउंड्स क्लियर कर लो। फिर मुझे सेकंड राउंड के लिए भी फिर वो आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, और फिर 2 क्वेश्चंस का उन्होंने आपको दिया कि, तो मैंने दोनों क्वेश्चन सबमिट कर दिए, और उसके बाद फिर मेरे पास ऑडिशन के लिए मुझे प्लेस एंड वेन्यू एंड टाइमिंग बताया गया, तो जो कि मेरा लखनऊ था। तो लखनऊ में 20 मई को सेकंड हाफ में मेरा ऑडिशन था, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया। तो उसके लिए मैंने लखनऊ पहुंची मैं 20 मई को इंटरव्यू देने और ऑडिशन देने। तो फर्स्ट हमें हमारा आईडी वगैरह चेक करके पहले हमारा जीके का टेस्ट लिया, जिसमें हमें 20 क्वेश्चन दिए गए ऑनलाइन, और 20 क्वेश्चन 20 मिनट की अवधि में आपको पूरे करने। कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, पर ये था कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता था, और इस 1 मिनट के बाद अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर सबमिट नहीं किया तो सेकंड क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक कर्सर चला जाता है। फिर आप पहले क्वेश्चन पे आप दोबारा नहीं जा सकते। तो अगर आपने कोई भी सबमिट नहीं किया आंसर, तो वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो क्वेश्चंस खैर थोड़े ट्रिकी थे 20 क्वेश्चन उसमें, लेकिन ये है कि मुझे काफी कुछ आता था उसमें। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से आंसर्स किए, और उम्मीद थी कि मैं स्कोर अच्छा करूंगी। तो जब रिजल्ट आया तो ऑलमोस्ट 20 में मेरे 18 सही थे, एंड मेरा सिलेक्शन हो गया फिर नेक्स्ट लेवल के लिए, जो कि पीआई था, जो पर्सनल इंटरव्यू था। तो मुझे काफी खुशी हुई कि चलिए एटलीस्ट इस लेवल तक तो मैं पहुंच गई हूँ कि मैं जीके क्लियर करके इंटरव्यू के लिए मुझे चयन करा गया। फिर उसके बाद शाम को ऑलमोस्ट 4:45-5 बजे करीब मुझे इंटरव्यू के लिए उन्होंने इंटरव्यू रूम में भेजा।
तो वहां पे एक छोटी सी कमेटी थी, मतलब उसमें 3 मेंबर्स थे। जी तो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपसे इंटरव्यू ले रहे थे। तो सिंस उन्होंने मेरी स्टोरी में पढ़ा था और मेरी बुकलेट में भी पढ़ा था कि मैं हमने अपने आर्मी की जर्नी एंड एज ए मेडिकल जर्नी भी बताई थी, तो उन्होंने मुझसे मेरी आर्मी की जर्नी के बारे में पूछा। ऐसी कोई घटनाएं पूछी आर्मी में जिसने मुझे मतलब काफी हद तक मुझे इन्फ्लुएंस किया, मतलब लाइफ में आगे। और फिर मेरी लाइफ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट पूछी, चैलेंजेस पूछे गायनेकोलॉजिस्ट के, और मुझसे ये पूछा कि आप मतलब क्यों जीतना आना चाहती हैं केबीसी में, और आपके लिए ये मतलब धनराशि क्यों इम्पोर्टेंट। तो उसके अलावा उन्होंने मुझसे 3-4 जीके के क्वेश्चंस भी पूछे, जिनमें से 4 में से ऑलमोस्ट 3 मैंने सही किए थे, एक क्वेश्चन में मेरा गलती हो गई थी। लेकिन कैमरे को फेस करने के लिए मतलब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैं कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर पा रही थी। और उनका एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इंटरव्यू ठीक ठाक सही कर दिया है और मेरा चयन हो सकता है। लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, तो मैंने खुशी खुशी इंटरव्यू दिया और मैं लौट आई, वापस आ गया। अब कुछ उम्मीद थी क्योंकि 6 महीने का समय होता है। 1 जुलाई से उन्होंने कहा था कि अगर आप सिलेक्ट हुए तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स कॉल आ जाएंगे। तो मैंने आपका वो वाला इंटरव्यू भी देखा था जिसमें आपने 4 या 5 जुलाई के लगभग, जिसमें आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बारे में बताया था। जी तो मैंने उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे अरुण सर, रिगार्डिंग की किस ऑर्डर में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होती है एंड ऑल। तो अब ये था कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है, मैंने उम्मीदें तो लगाई हैं पर अभी तक कॉल नहीं आई। 7-8 तारीख हो गई, फिर 7-8 जुलाई के लगभग जब मैं अपनी ओपीडी में थी, पेशेंट देख रही थी, तो मुझे कॉल आई अननोन नंबर से, मुंबई से कॉल आई। तो थोड़ी खुशी हुई, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुई कि मुंबई की कॉल है एक अननोन नंबर से, तो शायद ये केबीसी की कॉल हो सकती है। और फिर जब मैंने फोन के आंसर उठाया, फिर फोन मतलब रिप्लाई दिया, तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली वो कॉल केबीसी से ही थी और मेरा चयन हो गया था। तो उन 10 कंटेस्टेंट्स में फर्स्ट एपिसोड के लिए मुंबई आने के लिए। जी मैम, तो आपने काफी अच्छे से जर्नी डिस्क्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बीच यू में सो मैम, मच। जैसा जो आपने काफी बेहद महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि केबीसी में आप लोग क्यों आना चाहते हैं, मैं जी आपसे आपका आंसर ना पूछते हुए एक जर्नल वे में एक उसका सिनेरियो चाहता हूँ कि जब भी जी कोई व्यक्ति उसका आंसर देना चाहे तो किस वे में उस आंसर को फ्रेम कर सकता है या दे सकता है, अगर उसके बारे में आप बता पाए तो। देखिए अरुण जी, मैं एक्चुअली मुझे लगता है ये जो गेम शो है इसमें आप जितना आप नेचुरल रहो, बिना कुछ बातें बनाए हुए और बिना कुछ ग्लैमराइज करे हुए चीजें, आप जितना सिंपल रहें और अपनी धरती से जुड़े रहें, और जितना आप सिंपल होके आप आंसर करेंगे, जो आप अपनी असली भावनाएं व्यक्त करेंगे, तो वो क्वेश्चन काफी हद तक जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं उनके दिल को टच करता है वो आंसर। और जो लोग जैसे आंसर बना के या सोचते हैं कि इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए अगर कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो पता लग जाता है कि वो आंसर बना रहे हैं। जी तो बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि हम मतलब श्री अमिताभ सर को देखने के लिए, और वो एक्चुअली सभी का सपना होता है, हम लोग भी उसी सपने का पार्ट है, हम लोग भी इसीलिए ही काफी हद तक केबीसी इसी हद तक आना चाहते थे। लेकिन ये है कि इंटरव्यू में फिर भी अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये चीज ना बता के कि आप अमिताभ सर को देखने आना चाहते हैं, वो तो ऑब्वियस है, अगर चयन होगा तो अमिताभ सर को तो देखने को मिलेगा ही बिल्कुल। मिलेगा। लेकिन ये है कि बल्कि आपकी जो भी मन की चीजें हैं, जैसे आपके लिए धनराशि क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इतनी बड़ी धनराशि मिल जाए, अगर आप जीत जाए, तो आप इससे अपना कौन सा सपना या कौन सी जरूरत पूरी कर पाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है, तो मतलब मुख्य तौर पे आपको उस पर फोकस करना चाहिए और उसको खुल के बताना चाहिए, बिना किसी झिझक के। अगर आप बिना किसी झिझक के अपनी चीजें खुल के बताएंगे, तो फिर वो चीज इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनके दिल को चीज टच करेगी और उनको आपकी भावनाएं समझ में आएंगी। और वो फिर क्या होता है कि ऐसे ही लोगों को चयन करते हैं जो वो चीज खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और जो चीज वो लोग कैमरे को फेस कर सकते हैं, अपनी बातें अपने मत प्रकट कर सकते हैं कैमरे के सामने। और जो भी उनकी अगर कोई स्टोरी है, जैसे उनकी लाइफ में कोई स्टोरी है, कोई पर्टिकुलर चीज है, जैसे तो वो स्टोरी भी आगे अपनी कैमरे के सामने रख सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम समझाने के लिए।
और एक बेहद ज़रूरी पार्ट जो मैम अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं पर्सनली भी और वीडियो के नीचे भी, कि केबीसी की तैयारी कैसे करें। जैसे आपसे बेहतर कोई कम ही समझा पाएगा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर एंड मदर आप बहुत बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी आपने इतनी अच्छी तैयारी की और 25 लाख रुपए जीते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 50 लाख वाला भी आप दे ही देते तो काम बन जाता आपका। तो लेकिन कोई बात नहीं, वो डेस्टिनी में जो होता है, जितना होता है वही मिलता है। लेकिन फिर भी आपको सवाल वो आता था, तो किस हाँ प्रकार जी। से मैम तैयारी की, कौन से सोर्सेज आप बाकी लोग फॉलो कर सकते हो, न्यूज़पेपर का क्या रोल रहता है, उसके बारे में इलेबोरेटिव मैनर में अगर आप थोड़ा सा बता पाएं तो जी बाकियों को हेल्प मिले। देखिए अरुण सर, मैंने एक्चुअली बीइंग अ डॉक्टर मुझे थोड़ा एडवांटेज ये था कि मुझे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज्ञान जो मैंने स्कूल में पढ़ा था और अपने एमबीबीएस टाइम में बायोलॉजी एंड जो पढ़ी थी वो उसका मुझे थोड़ा एडवांटेज था एज कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स जो ऑब्वियसली जिनको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है ये सब्जेक्ट्स। तो ये चीज मुझे पता थी कि ये मेरा एडेड एडवांटेज है, मुझे इन सब्जेक्ट्स की ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मुझे ऑलरेडी आते हैं, मैंने पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं। अब मेरे लिए मेन जो मेरे लिए आगे चैलेंजेस थे, वो जो सब्जेक्ट्स थे वो थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और माइथोलॉजी। करंट अफेयर्स में मैंने आपके नोट्स के द्वारा भी पढ़ाई की जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगे। बाकी मैंने एमसीक्यूज के करंट अफेयर्स में यूपीएससी के जो करंट अफेयर्स सर्च करके गूगल पे उनसे भी पढ़ाई करी। और बाकी मैंने माइथोलॉजी आपके नोट्स से और कुछ गूगल से सर्च करके यूट्यूब पे यूपीएससी के नोट्स से एमसीक्यूज उनसे करे, प्रिपेयर करे। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री मैंने आपकी जो रफ्तार वाली सीरीज थी उनसे, और बाकी कुछ यूपीएससी के जो एमसीक्यूज वाले वो थे उसमें इम्पोर्टेंट मिडीवल हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री एंड देन हमारी जो इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के एक्ट्स, इम्पोर्टेंट सत्याग्रह और इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स ईयर वाइज, डेट वाइज, और कौन सी कॉन्फ्रेंसेज या इंडियन नेशनल जो कांग्रेस का फॉर्मेशन, उनकी जो मीटिंग्स वगैरह कब कहाँ कैसे हुई और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट चीजें हुई वो याद करी। फिर उसके बाद मेन था रिविजन। तो मैं जो जो टॉपिक्स होते थे जो मुझे लगता था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं जरूर एक बार रिवाइज करती थी, जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे। जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री मुझे अभी काफी टाइम का पहले का छूट गया था तो वो मुझे डिफिकल्ट लगता था। मुझे लगता था कि हिस्ट्री खासकर याद करने में कुछ कुछ चीजें बार बार भूल जाती थी मैं, तो मुझे दोबारा से उसको कुछ टाइम के बाद देखना पड़ता था। जैसे ईयर वाइज एंड एक्ट वाइज के नाम, उनमें क्या स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट चीजें हुई। तो ये था कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेसिफिक, आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो वीक है, जिसमें आपको लगता है कि आपको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, तो उसमें आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज अगर टाइम मिले तो आप बीच में स्पेसिफिकली थोड़ा टाइम छोड़ें उन चीजों के लिए जिसमें आपको लगता है कि जो आपका वीक पॉइंट है और जो इम्पोर्टेंट है केबीसी के लिए। तो मैम एक केबीसी के रिलेटेड एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि जो आपने 50 लाख वाला एक आपको आंसर आता था, वो बहुत लोगों को मेरे को पर्सनली मैसेज आया कि मैम से आप पूछ के बताइएगा कि उन्होंने तैयारी कैसे की। फिर मैंने उनको बताया कि उनका इंटरव्यू आप तो आएगा, फिर उनसे इंटरव्यू में पूछेंगे। तो मैम इस तरह के सवाल आपने कहाँ से, जो आपको बताया था आपने पढ़ा था, तो कहाँ से आपने ये चीज पढ़ी ताकि वो लोगों को हेल्प मिले? सर जैसे कभी कभी क्या होता था कि गूगल पे या यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज है, जैसे मैं एक महिला हूं तो मुझे ऐसा लगता था कि विमेन रिलेटेड कोई भी मूवमेंट्स या कोई भी ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आर्मी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आर्मी से हूं तो मेरे पास सवाल आर्मी से भी आ सकते हैं, मेरे पास सवाल एज ए मेडिकल लाइन से भी आ सकते हैं, और मेरे पास सवाल बीइंग अ वुमन कुछ वुमेन रिलेटेड चीजें जो सिग्निफिकेंट हो वर्ल्ड हिस्ट्री में उसमें भी आ सकते हैं। तो ये चीज मैंने थोड़ा सा, मेरे पास इसके लिए समय तो काफी कम था क्योंकि सिलेबस बहुत इलेबोरेट है, आपको समझ नहीं आता आप कितना पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें, कोई सीमा ही नहीं है। तो विमेन रिलेटेड जो विमेन स्टेट की हिस्ट्री थी तो मैंने एक बार थोड़ा सा उस पर सर्च किया, मतलब कि क्या है, कब, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। और तब मुझे ये पता लगा कि कोपेनहेगन डेनमार्क में ये एक जर्मन एक्टिविस्ट थी क्लारा ज़ेटकिन, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाए, और उसके बाद ही ये प्रपोजल आगे एक्सेप्ट हुआ और इसके बाद से हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर बार मनाते हैं, हर साल जी। तो ये मुझे याद था मैंने, और बस मेरे से गलती ये हुई कि मैं इसको रिविजन नहीं कर पाई क्योंकि टाइम के अभाव की वजह से। तो एक बार का जो पढ़ा था वो दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर था कि क्लारा ज़ेटकिन, जब मैंने उन ऑप्शंस में देखा
तो मेरे माइंड में, मस्तिष्क ने मुझे तुरंत सिग्नल दिया कि आपने पढ़ा है। पर क्या था कि उस समय हॉट सीट का प्रेशर प्लस अमाउंट का प्रेशर कि आप जितना अमाउंट जीत रहे हैं, और मेरे से पहले एक दो कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जो थोड़ा सा उस ओवर कॉन्फिडेंस में आप आ जाते हो जी कि क्या होता है ना, कभी कभी आप प्रेशर में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप उस समय आपको लगता है कि शायद यही सही है और यही सही है, तो वो आपसे गलती हो जाती है और कभी कभी उस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है कि आप काफी बड़ा अमाउंट आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो फिर मैं, और मेरे पास उस समय लाइफलाइन भी कोई नहीं थी, तो फिर मुझे अमिताभ सर ने भी गाइड किया कि अगर आप श्योर नहीं है तो आप देख लीजिए। तो मुझे भी लगा कि ये सही है, और मैं थोड़ा सा उस समय अगर रिस्क ले लेती तो शायद आज मैं 50 लाख की विनर होती, लेकिन फिर क्या, कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा कि रिस्क नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, 25 लाख भी अच्छा अमाउंट है। तो मैं फिर 25 लाख लेके मैं क्विट कर गई, लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा कि मैं जो सोच रही थी वो सही था तो थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन ठीक है। और मैम हमारा चैनल ठीक काम कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, या कुछ इम्प्रूवमेंट? बहुत बढ़िया काम कर रहा है सर आपका चैनल। मुझे लगता है जो नए लोग हैं मेरे जैसे, जिनको जैसे कोई भी आइडिया नहीं था कि आप कैसे फॉलो करो, आगे कैसे बढ़े, और क्या क्या नई नई चीजें हैं, नए नए अपडेट्स हैं केबीसी के रिलेटेड, और हमें आगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो जैसे जो नए हैं एकदम बिगिनर्स, जैसे मेरे जैसे लोग जो मैंने पहली बार ही ट्राई करना शुरू किया था केबीसी के लिए, तो मुझे लगता है सबसे, उनके लिए सबसे बेस्ट है, और सारे ही लोग जो इनसे जुड़े हैं उनको आगे केबीसी में जाने का मौका आपका चैनल मतलब बहुत अच्छे से देता है, सब चीजें समझाता है, और मुझे लगता है आपके चैनल की सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है सर। तो और मेरे लिए तो आपका चैनल बहुत शुभ रहा, तो मैं तो ये कहूंगी कि आपके चैनल को सबको फॉलो करना चाहिए जिनको भी केबीसी में अपने जाने का सपना पूरा करना है। ठीक, थैंक यू जागृति मैम। तो आपका कीमती समय देने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड मैं आपके संग अपनी ये ट्रॉफी शेयर करना चाहूंगी। ये ट्रॉफी मुझे मिली थी नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वीक में। अरे वाह मैम, मैं इसके साथ एक वीडियो तो चल ही रहा है, साथ में एक पिक्चर भी लेना चाहूंगा, एक सेकेंड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।